विद्यार्थी मित्रों, इयत्ता 10वीं हिंदी कुमार भारती पाठ क्रमांक 7 महिलाश्रम काका कारेलकर इन्होंने लिखा हुआ ये पाठ हम देखने जा रहे हैं। पाठ देखने से पहले लेखक की जानकारी हम उनका परिचय करना उचित समझते हैं। देखिए, काका साहेब कालेलकर के परिचय, लेखक का परिचय देखिए। जन्म 1885 सातारा महाराष्ट्र में हुआ है और मृत्यु 1981 नई दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ है। परिचय: काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया है। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। प्रमुख कृतियाँ: राष्ट्रीय हिंदी के आदर्श का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचरित्र आदि इन्होंने लिखा हुआ। तो देखा हमने कि काका साहेब कालेलकर, जिनका असली नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है, तो दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर को काका कालेलकर कहा जाता है। उन्होंने 4 भाषा में लेखन कार्य किया है: हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी। चारों भाषा में उन्होंने समान लेखन कार्य जो है किया है और एक उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार है। अभी यह गद्य संबंधी देखेंगे। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। तो इस कालेलकर जी के पत्र से तो महिला आश्रम में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, उनके नियम क्या होने चाहिए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी, विस्तृत निर्देश हमें इस पत्र में काका साहेब कालेलकर ने दिए हैं। और अगर इस पत्र को हम पढ़ेंगे तो काका साहेब कालेलकर जी के महिला संबंधी विचार, प्रकृति और प्रेम और सामाजिक लगाव जो है, इसका पता हमें चलता है। तो देखिए, पत्र पढ़ने जा रहे हैं हम। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध ना हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। तो अपने बहन से यह आश्रम के बारे में बता रहे हैं कि महिला आश्रम किस तरह से होना चाहिए। तो वे लिखते हैं कि आश्रम जो है उसमें वातावरण जो है अपने घर जैसा हो, होम जैसा उनको महसूस हो कि किसी से कुछ चंदा वगैरह मांगने की ज़रूरत नहीं है। और उस आश्रम में रहने के लिए किसी अखबार में या कहीं पर भी विज्ञापन देने की, एडवर्टाइज जाहिरात देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ नियमावली के बारे में बताया कि जो महिला यहाँ पर आएगी रहने के लिए, उनके खाने पीने की, कपड़े लत्ते की व्यवस्था वो खुद करेगी। आश्रम किसी का बोझ नहीं उठाएगा।
और यदि वह महिला गरीब है और उसकी किसी ने सिफारिश की है, सिफारिश किसको कहते हैं? वसीला, वसीला मतलब अगर उस गरीब लड़की की या गरीब औरत की कोई महिला की कोई सिफारिश करता है तो उस गरीब महिला का खर्च उस सिफारिश करने वालों को उठाना पड़ेगा। और पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को उस आश्रम में नहीं रखा जाएगा। उस महिला की कोई पहचान जो है होनी चाहिए, पूरी पहचान उसकी होनी चाहिए, तभी उस महिला को उस आश्रम में दाखिला मिलेगा। और दाखिल होने वाली जो कोई भी महिला हो उसको जब चाहे आश्रम वह छोड़ सकती है। लेकिन किसी को अगर आश्रम वालों को किसी महिला को निकालना हो तो 2 महीने की या 3 महीने की नोटिस पहले दे करके फिर उसको निकाला जा सकता है आश्रम की तरफ से। लेकिन उसे सोचने के लिए वक्त दिया जाए 2 या 3 महीने, और फिर इस किसी को हटाने का कदम जो आश्रम लेने वाला है वह सोच समझकर लेना होगा, क्योंकि किसी को निकालना घर से इतना आसान नहीं होता है। तो यह सब नियम जो है उन्होंने सरोज जी को बताया। आगे देखिए, आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए, सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएं। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। अब और नियमावली समझाते हुए वह कह रहे हैं कि आश्रम में कौन से धर्म का पालन होगा। तो उन्होंने कहा कि आश्रम में किसी एक धर्म से आश्रम चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, और मतलब सभी धर्म की महिला वहाँ पर आके रह सकती है। तो अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण उस आश्रम में रहेगा, और आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। मतलब सब काम जो है सिर्फ महिलाएं नहीं कर सकती हैं, और शुरू से जब वह कोई कला सीखेगी, कोई कौशल सीखेगी, तब जाके वह कुछ कमाएगी। तो जब वह सामान्य शिक्षा लेने के लिए आएगी तब वह स्वावलंबी नहीं होगी। और आश्रम में सादगी का आग्रह होना चाहिए। सादगी मतलब सीधा या फिर सादा रहन सहन जो है कि बहुत फैशनेबल या फिर बहुत क्या कहेंगे उसको, फैशनेबल ही ठीक है शब्द उसके लिए। तो सादगी का वातावरण ही वहाँ पर रहना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ना हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। तो उद्योग किस लिए सिखाया जाए? ताकि वह 4 पैसे कमा सके। तो हम देख रहे हैं लड़कियां जो है काफ़ी सारे महिलाएं कुछ कपड़े वगैरह सी करके अपनी गृहस्थी चला रही है। तो ये एक कौशल्य है। तो देखिए यह कौशल्य के बारे में अगर बताया जाए तो ऐसे एक ही कौशल नहीं है, काफ़ी सारे स्किल्स है जो कि महिलाएं आत्मसात कर सकती है और उन्हें करना चाहिए। क्योंकि जब तक कि महिला आत्मनिर्भर नहीं होती, खुद नहीं कमा लेती, तब तक के घर का विकास होना कठिन है, बराबर ना। तो इसलिए उसको उद्योग भी सिखाया जाएगा और पढ़ाई भी सिखाई जाएगी।
लेकिन पढ़ाई किस तरह की हो, उन्होंने कहा कि पढ़ाई आसान हो, ताकि वह वहाँ पढ़ाई भी सीखे और उद्योग भी सीखे। और आश्रम जो है शिक्षा संस्था नहीं होनी चाहिए, मतलब वहाँ पर सिर्फ शिक्षा ही देनी नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षा इतनी ज़रूरी है कि कलह और कूड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण वहाँ पर हो। तो आगे उन्होंने बताया कि ऐसा वातावरण मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके, कि वहाँ पर महिला जो है परेशान ना हो और बेखटके बिना झंझट के महिला अपने जेब से वहाँ पर खर्च करके रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग जो है इस आश्रम की सेवा में करके पवित्र सेवा कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। तो एक आदर्श महिला आश्रम जो है यहाँ पर बिना झंझट के चलाया जा सकता है, इस तरह से उन्होंने उपदेश जो है यहाँ पर सरोज जी को किया है। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। तो वहाँ पर जो रहने के लिए महिला आएंगी तो उन पर कोई ऐसा बोझ ना आए कि जिनसे उन्हें परेशानी महसूस हो। तो इस तरह उन्होंने उपदेश किया। आगे देखिए, संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेमयुक्त सलाह की खुराक दे। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थनापूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यहाँ यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूँगा। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी, क्रिजेंथीमम फूल बहार में हैं। उनकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और दोनों को सीकर बैठ गई हो। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कॉस्मोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो ऐसे लगती। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे बिता दी। काका का दोनों सप्रेम सुभाशिष। गुरुवार 21/12/44। 44ला म्हणजे काय, 1944 असेल, 1944 आणि 81 1885 ते 1981.
1944 असू शकेल, 1944 असणार ते, 21/12/1944 को इन्होंने यह पत्र लिखा है। तो अपने बहनों से वो कह रही हैं कि किस तरह से संस्था चले, आश्रम चले, संस्था चलाने का भार जो है वही बहनें उठाए, और मतलब जो रहने आई हैं, और उनमें से कुछ कुशल होगी जिनको संगीत, भक्ति और प्रेम युक्त सलाह दे करके उनको रखा जाएगा, और आगे चलकर संस्था के ज़मीन पर छोटे छोटे मकान भी बांधे जाएंगे, और मकान के संस्थे में रहकर ही अपने मकान में रहकर वह कुछ कौशल सीखकर वे अपना परिवार चलाएंगी। तो लेखक कहते हैं कि मैंने ऐसी संस्थाएं देखी है, तो किस तरह के वहाँ पर पेड़ पौधे होने चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने आह्वान किया है कि यहाँ पर सर्दी ज़्यादा है, तो जैसे फूलों के नाम उन्होंने दिए हैं कि गुलदाउदी, क्रिजेंथीमम, तो ये जो फूल है क्रिजेंथीमम, यह महीनों तक खुलती ही नहीं है, ऐसा लिखा है इन्होंने कि जैसे कोई भारी रहस्य की बात हो, लेकिन जब खिलती है तो मुरझाती भी नहीं है, एक एक पंख जो है उसकी पंखुड़ी करके खिलती है, और बहुत दिन तक वे टिकते हैं। और गुलाब के फूल भी वहाँ पर आते हैं। कॉस्मोस के भी दिन गए, और उन्होंने भी बहुत आनंद दिया। कह रहे हैं कि जीनिए का एक पौधा रास्ते पर उन्होंने लगाया हुआ था, लेकिन उसके कली आने से पहले ही लोग उसको तोड़ देते हैं, तो उसको निकाल कर मैंने अपने रहने की जगह मैंने सिरहानी को उसको ला करके रखा था। काफ़ी दिन वह रहा, लेकिन 2 महीने पहले ही वह 2 महीने फूल देकर वह अंत में सूख गया, और अब परसों ही मैंने उसको विदा दी, मतलब उसको मैंने निकाल फेंका है, सूख गया है पूरी तरीके से। तो यह देखा हमने कि किस तरह से उन्होंने यह महिला आश्रम के बारे में काका साहब कालेलकर जी के विचार है जो उन्होंने अपने बहनों के साथ शेयर किए हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी जानकारी जो है अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।